चलो आज के लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला लेक्चर है ना। इसमें हम लोग बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने वाले हैं और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट आते चले जाएंगे उस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते चले जाएंगे, है ना। जहां जहां जो जो टॉपिक आएगा उस टॉपिक के हम लोग कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों देखेंगे। एक चीज यहाँ ध्यान रखना है, जनरली हम लोग एक लेक्चर मतलब एक चैप्टर के लिए 2 दिन देने वाले हैं, है ना। तो इस बात को ध्यान रखते हुए, जैसे आज हमारा पहला टॉपिक है, आज पहला लेक्चर है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आज पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन में दिया गया है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देखेंगे क्या दिया हुआ है। बोल रहा एट 300 केल्विन, है ना, and 1 atm pressure, the 10 ml of a hydrocarbon required 55 ml of O2 for complete combustion and 40 ml of CO2 is formed। तो ध्यान दीजिए, जब भी हाइड्रोकार्बन बोले हम एक जनरल इक्वेशन ले लेंगे CXHY, और हाइड्रोकार्बन का कंबसन रिएक्शन हमें जनरल फॉर्म में पता है X plus Y/4 O2 gives X CO2 plus Y/2 H2O। अब यहां ध्यान देंगे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो हमें हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम दिया गया है, हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम हमें कितना दिया गया है 10 ml, और कह रहा ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है 55 ml, ये हमें दिया गया है। साथ में कह रहा ये दोनों जब रिएक्ट कर रहा तो CO2 का वॉल्यूम कितना बन रहा 4 टाइम्स। अब यहां ध्यान दो, जैसे हमें दिया गया 300 केल्विन 1 एटीएम प्रेशर, यानी इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं टेम्परेचर और प्रेशर हमारा कांस्टेंट है। तो जब भी अगर हम किसी भी गैस की बात करें और टेम्परेचर और प्रेशर अगर हमारा कांस्टेंट है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होगा। ये कब हम लगाएंगे, जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो। यहां पे देखेंगे वॉल्यूम एक मोल से, एक मोल CXHY यानी हाइड्रोकार्बन का एक मोल ऑक्सीजन के कितने मोल से रिएक्ट कर रहा, X plus Y/4 मोल से रिएक्ट कर रहा CXHY का एक मोल। यानी यहां पे देखिए हम आपको बताए थे जो मोल में आपका जो मोल का इक्वेशन होगा वही वॉल्यूम का इक्वेशन होगा, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। तो मोल मेथड हमें पता है, मोल मेथड में हम लिखते थे वॉल्यूम मोल ऑफ CXHY डिवाइडेड बाय इट्स स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहां हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ CXHY डिवाइडेड बाय इट्स स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइडेड बाय O2 का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, और O2 का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है X plus Y/4, और दैट इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय X, क्योंकि CO2 का जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो हमारा X है। अब यहां पे देखो CXHY का वॉल्यूम हमें दिया गया है 10 ml, O2 का हमें वॉल्यूम दिया गया है 55 डिवाइडेड बाय X plus Y/4, और साथ में हमें CO2 का वॉल्यूम दिया गया है 40/X। तो यहां से आप देख सकते हैं इन दोनों को अगर हम लें तो इन दोनों को लेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा X plus Y/4 दैट इज इक्वल टू 5.5। ये हमारा पहला इक्वेशन होगा। अगर हम फर्स्ट और थर्ड टर्म को एक दूसरे के साथ इक्वेट करेंगे तो यहां से आप देख सकते हैं x का वैल्यू 4 आ जाएगा। x का वैल्यू जैसे 4 आया, इस वैल्यू को इस फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं y/4 का वैल्यू आ जाएगा 1.5, यानी y जो है वो हमारा आ गया 6, x 4 है y 6 है, मतलब हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा C4H6, यानी आपका आंसर जो होगा वो हमारा डी हो जाएगा। तो जब भी अगर हाइड्रोकार्बन के बर्निंग से रिलेटेड इक्वेशन है तो ये जनरल इक्वेशन हमें ध्यान में रखना है। दूसरी बात, जब भी टेम्परेचर और प्रेशर बोले कांस्टेंट होगा, बिल्कुल डी होगा, है ना। तो जब भी बोले कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमें नंबर ऑफ मोल्स लगाना है। मोल मेथड में हमने पढ़ा था कि मोल और स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए इक्वल होगा। सेम फॉर्मूला हम वॉल्यूम के लिए लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। आपको कह रहा द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाई मोल इन मीथेन। तो सबसे पहले मीथेन होता क्या है, CH4। CH4 मीथेन है। तो मीथेन को अगर हम देखें तो इसमें आप देख सकते हैं, इसका अगर हम 1 मोल लेते हैं CH4 तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, बिल्कुल डी होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स जो होगा वो 1 हो जाएगा। अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की, तो हाइड्रोजन एटम का मोल हमारा कितना होगा, 4 मोल होगा। अब हमें क्या जा रहा, परसेंटेज मोल बताना है ना, परसेंटेज कंपोजिशन बताना है, परसेंटेज कार्बन बाई मोल। तो कार्बन बाई मोल जो होगा वो होगा कार्बन का मोल बाई टोटल मोल इनटू 100, और दैट इज इक्वल टू आएगा 20%। तो ये भी हमारा इसका आंसर जो होगा वो हमारा डी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इसमें बस ये ध्यान रखना था कि CH4 के 1 मोल में कार्बन एटम 1 मोल है और हाइड्रोजन एटम 4 मोल है। तो कार्बन एटम का अगर परसेंटेज बाई मोल हम निकाले तो कार्बन का मोल बाई टोटल मोल इनटू 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है द मिनिमम अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम्ड पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट इज फॉर द रिएक्शन। यानी रिएक्टेंट के 1 ग्राम में कौन से ऑप्शन में ऑक्सीजन का मिनिमम अमाउंट रिएक्ट करेगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करते हैं। अगर हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है 4Fe + 3O2 गिव्स 2Fe2O3, प्रोडक्ट से हमें मतलब नहीं है, यहां आप देखते हैं। अब आयरन का 4 मोल, आयरन का एटॉमिक मास 56 है, तो 4 मोल का मास कितना होगा, 224 ग्राम। 224 ग्राम में ऑक्सीजन का 3 मोल यानी इसका 96 ग्राम कंज्यूम हो रहा। तो बताओ 1 ग्राम रिएक्टेंट है ना, कह रहा द मिनिमम अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट, यानी 1 ग्राम आयरन में O2 कितना कंज्यूम होगा, 96 डिवाइडेड बाई 224 है ना। अब इसको 8 से अगर डिवाइड करो तो ये 12 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा 2 और ये आ जाएगा 8। फिर 4 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 3/7। अब चलो बी ऑप्शन को चेक करते हैं। बी ये आ गया हमारा ऑक्सीजन कितना कंज्यूम होगा आयरन के 1 ग्राम में। बी दूसरा ऑप्शन दिया गया है 2mg + O2 गिव्स 2mgO। अब इस क्वेश्चन में देखें तो mg का 2 मोल है, 2 मोल का मास कितना होगा 48 ग्राम, 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होगा 32 ग्राम। लेकिन हमें यह निकालना है कि 1 ग्राम mg के लिए O2 कितना रिक्वायर्ड होगा। तो 1 ग्राम mg के लिए O2 जो रिक्वायर्ड होगा वो होगा 32/48 यानी 2/3 ग्राम। क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे 3/7 को देखो, यहाँ पे 0.4 है ना, 3 के आसपास लिख सकते हो, और इसको हम 0.667 के आसपास लिख सकते हैं। सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है, P4 + 5O2 गिव्स P4O10। अब यहाँ पे देखो फास्फोरस का एटॉमिक मास 31 है, तो इसका 1 मोल P4 का मास कितना होगा 124 ग्राम। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का 5 मोल का मास कितना होगा 160 ग्राम। तो हमें 1 ग्राम फास्फोरस के लिए ऑक्सीजन निकालना है, तो ये होगा 160/124। तो आप देख सकते हैं इसका वैल्यू जो है वो आ रहा 40/31, यानी ये आ रहा 1.29 के आसपास। डी ऑप्शन चेक करते हैं। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है C3H8 + 5O2 गिव्स, चलिए काफी ए ऑप्शन बताया जा रहा। तो यहाँ पे देखिए 4H2O, यहाँ देखिए C3H8 का मतलब 44 ग्राम और O2 का मतलब है 160 ग्राम। तो यहाँ आप देख सकते हैं 5 मोल, तो 1 ग्राम के लिए आपका आएगा 160/44, जो कि आपका ग्रेटर देन 3 आ रहा। तो देखिए सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा है 0.43, यानी आंसर जो होगा वो हमारा ए हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन बेस्ड था, कॉन्सेप्ट बस सिंपल ये था कि आपको कहा जा रहा हर ऑप्शन में चेक करना है कि रिएक्टेंट, ये जो आपको
आयरन, Mg, फास्फोरस और आपका प्रोपेन दिया गया है। इन सबके 1 ग्राम के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, इनमें से कौन से ऑप्शन में मिनिमम ऑक्सीजन बात करें तो ए का मोलर मास x हो जाएगा, मोलर मास ऑफ हम बी जो है वो आपका y मान लेते हैं। तो यहां देखिए Ab2 दिया गया था, तो Ab2 का मतलब x प्लस 2y, ये 1 मोल का मास है, बट हमें 5 मोल का मास दिया गया है 125। तो यहां से x प्लस 2y जो है वो 25 आ जाएगा, ये इक्वेशन 1 होगा। नेक्स्ट हमें 10 मोल A2B2 का मास दिया गया है, पहले A2B2 का 1 मोल का मास होगा 2x प्लस 2y, 10 मोल का मास इंटू 10, दैट ये हमें 300 ग्राम दिया गया है। तो आप देख सकते हैं x प्लस वाई जो है इसका वैल्यू 15 आएगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं y का वैल्यू 10 आएगा और x का वैल्यू 5 आएगा, है ना, ग्राम पर मोल। तो यानी आप इसको केजी में चेंज करना चाहें तो केजी में चेंज कर सकते हैं। तो a का आएगा 5 और बी का आएगा 10, यानी आंसर जो होगा वो हमारा बी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, यहाँ पे क्या किया गया है कि जैसे आपको ए और बी का पूछा जा रहा, तो ए और बी का नहीं पता है ना, तो हमारे पास 2 अननोन था, ए का एटॉमिक मास और बी का एटॉमिक मास, या कह ले ए का मोलर मास और बी का मोलर मास। 2 अननोन था, 2 अननोन के लिए हमें 2 इक्वेशन दिया गया था, इसके 5 मोल का मास दिया गया था और इसके 10 मोल का मास दिया गया था, ताकि आप 2 अननोन को 2 इक्वेशन से सॉल्व कर सके। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है 25 ग्राम ऑफ एन अननोन हाइड्रोकार्बन अपॉन बर्निंग प्रोड्यूसेस 88 ग्राम ऑफ CO2 एंड 9 ग्राम ऑफ H2O। कह रहा दिस अननोन हाइड्रोकार्बन कंटेन्स। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हो, यानी हाइड्रोकार्बन को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो प्रोडक्ट साइड में CO2 और वाटर बनेगा। अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है, इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि कार्बन का जो सोर्स है वो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन का जो सोर्स है वो हाइड्रोकार्बन है, लेकिन ऑक्सीजन का सोर्स ऑक्सीजन है ना। यहाँ पे राइट साइड में CO2 में जो ऑक्सीजन है, वाटर में जो ऑक्सीजन है, उसका सोर्स O2 है, बट CO2 में जो कार्बन है और वाटर में जो हाइड्रोजन है उसका सोर्स हाइड्रोकार्बन है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, अगर CO2 का मास 88 ग्राम दिया गया है तो हम मोल ऑफ CO2 निकाल सकते हैं। मोल ऑफ CO2 क्या होगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और वो आएगा हमारा 2 मोल्स। अब ध्यान दीजिए, CO2 में 1 कार्बन है, यानी जो CO2 का मोल होगा वही कार्बन का मोल होगा। तो कार्बन का मोल अगर हमारा निकल गया तो मास ऑफ कार्बन निकल जाएगा, मास ऑफ कार्बन होगा 24 ग्राम। तो ध्यान दीजिए, ये 25 ग्राम अननोन हाइड्रोकार्बन से हमें कार्बन उसमें कितना है 24 ग्राम, तो हाइड्रोजन का मास जो होगा वो अननोन कंपाउंड का मास माइनस कार्बन का मास यानी 1 ग्राम आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कार्बन का मास 24 ग्राम, हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम है, यानी आंसर हमारा क्या होगा, सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको सिंपल इस बात का ध्यान रखना है कि या तो आपके पास और भी मेथड हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लंबा मेथड जो हमने बताया, ये इक्वेशन आप लिखें, हाइड्रोकार्बन का मास मोल एक्स वाई को सॉल्व करते रहें। उससे सबसे आसान तरीका क्या है, हमें पता है कि CO2 में जो कार्बन है वो कार्बन आ कहां से रहा, हाइड्रोकार्बन से, यानी जो CO2 में जो कार्बन है वो टोटली आ रहा हाइड्रोकार्बन से, और वाटर में जो हाइड्रोजन है वो भी कहां से आ रहा, हाइड्रोकार्बन से। तो अगर हमें CO2 का मास दिया गया है तो इनडायरेक्टली हमें CO2 का मोल दिया गया है, CO2 के मोल से हम कार्बन का मोल निकाल सकते हैं और कार्बन के मोल से हम कार्बन का मास निकाल सकते हैं जो हाइड्रोकार्बन में प्रेजेंट है। सिमिलरली वाटर के मास से हम वाटर का मोल, और वाटर के मोल से हम हाइड्रोजन का मोल, और हाइड्रोजन के मोल से हम हाइड्रोजन का वो मास निकाल सकते हैं जो हाइड्रोकार्बन से हमें मिल रहा। तो आंसर डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, सी।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एन अननोन क्लोरोहाइड्रोकार्बन हैज 3.55% ऑफ क्लोरीन। एक अननोन क्लोरोहाइड्रोकार्बन दिया गया है जिसमें कह रहा क्लोरीन का परसेंटेज जो है वो 3.55% है। आगे कह रहा इफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोकार्बन हैज 1 क्लोरीन एटम ओनली, यानी एक मॉलिक्यूल में एक क्लोरीन है, तो हम कह सकते हैं उस हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा CxHyCl, यानी एक मॉलिक्यूल में एक ही क्लोरीन है। आगे कह रहा क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ क्लोरोहाइड्रोकार्बन आर, यानी हमें कहा जा रहा कि क्लोरीन एटम, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम कितना होगा इन 1 ग्राम ऑफ क्लोरोहाइड्रोकार्बन। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम कह सकते हैं हम मास ऑफ क्लोरीन निकालते हैं। मास ऑफ क्लोरीन क्या होगा, तो हमें पता है क्लोरीन जो होगा, यहां पे ध्यान दीजिए, वो आपका क्या होगा, तो ध्यान दीजिए क्लोरीन का परसेंटेज मास हमें पता है, तो टोटल मास क्लोरोहाइड्रोकार्बन का 1 ग्राम है और 1 ग्राम का 3.55% क्लोरीन है, तो मास ऑफ क्लोरीन 0.1 कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 3.55 डिवाइडेड बाई 100 ग्राम। अब चलिए, अब क्लोरीन का मास निकल गया तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स। नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स क्या होगा, फॉर्मूला हमें पता है मास बाई मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। यहां पे ध्यान दीजिए, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, अगर मास से हमें नंबर ऑफ क्लोरीन एटम निकालना है तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, ये हो गया मोल, मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर जो होगा वो क्लोरीन एटम का नंबर दे देगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 3.55 बाई 100 ये हुआ मास। क्लोरीन एटम का मोलर मास कितना होगा 35.5 इनटू एवोगैड्रोस नंबर, यानी 6.023 इंटू 10 के पावर 23। तो यहां देखिए इसको आप डिवाइड करेंगे तो यहां नीचे 10 आएगा, 10 और 100,000 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू आएगा 6.023 इंटू 10 के पावर 20। इसको आप डिवाइड करेंगे तो नीचे में 1000 आएगा, 1000 का मतलब 10 के पावर 3, तो 10 के पावर 3 को जब हम 10 के पावर 23 को 10 के पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल हमारा क्या आ जाएगा 10 रेज टू द पावर 20। तो ये हमारा आंसर यानी कौन सा हो जाएगा सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें सिंपल देखिए, इसमें इस बात को देने का भी कोई मतलब नहीं था कि एक मॉलिक्यूल में एक ही क्लोरीन है, ये अगर नहीं भी देता तब भी हमारा क्वेश्चन बन जाता, क्योंकि सिंपल हमें परसेंटेज क्लोरीन दिया गया था और कंपाउंड का मास दिया गया था, यानी इनडायरेक्ट हमें क्लोरीन का मास दे दिया गया। तो क्लोरीन का मास अगर आपको दिया गया है तो आप उससे नंबर ऑफ क्लोरीन एटम निकाल सकते हैं। यही तो हमने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है कि मास बाई मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स होता है ना, नंबर ऑफ एंटिटीज बाई एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मोल्स होता है। गैस अगर दिया गया है तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम, ये नंबर ऑफ मोल्स होता है। यानी अगर मास देकर हमसे कहे नंबर निकालने के लिए तो हम ये निकाल सकते हैं, मास देकर अगर गैस के लिए हमें कहे वॉल्यूम निकालने के लिए तब भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पूछा जाए तब भी निकाल सकते हैं। यानी इन चारों में कोई एक मास, मोल नंबर या वॉल्यूम कोई भी एक देगा तो बाकी 3 आप निकाल सकते हैं, है ना। तो यही हमारा यहाँ पे सिंपल था कि अगर हाइड्रोकार्बन का मास दिया गया है, क्लोरीन का परसेंटेज दिया गया है, यानी इनडायरेक्टली आपको क्लोरीन का मास दे दिया गया और क्लोरीन के मास से आप क्लोरीन का एटम निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमें दिया गया है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस ग्राम ऑफ
C57H110O6 इज। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वो बस कैलकुलेशन बेस्ड है, तो कैलकुलेशन आप कर लेंगे, प्रोसेस हम बता देते हैं कैसे करना है। जैसे मान लीजिए हमें दिया गया है 2C57H110O6 ये सॉलिड है, प्लस 163O2 गिव्स क्या दिया गया है 114 CO2 प्लस 110 H2O। अब यहां ध्यान दीजिए, हमें इसका मास देकर वाटर का मास पूछा जा रहा, तो हम मोल मेथड जानते हैं ना, हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, मोल ऑफ C57H110O16 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई 110। अब यहां पे ध्यान दीजिए, इसका अगर हम मोल की बात करें तो इसका मोल क्या होगा, मास बाई मोलर मास, तो 445 ये हो गया मास। इसका मोलर मास जो है वो क्या होगा, तो आप सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे, कार्बन का होता है 12 इंटू 57 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 110, ऑक्सीजन का 16 तो 16 इंटू 6, ये हमारा मोलर मास होगा, दैट इज इक्वल टू। अब देखो वाटर का मोल के लिए हम वाटर का मास m मान लेते हैं, तो वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 और नीचे क्या है 110, तो यहां से आपका डायरेक्ट कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा, मास जो कि निकल जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, बस इस क्वेश्चन में क्या था, आपके कैलकुलेशन को चेक किया जा रहा कि आप कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, है ना, यानी आप इसको फास्ट कैलकुलेट कर पाते हैं या नहीं, इसमें करने में कुछ है नहीं। आप अगर हम सिंपल मोलर मास की बात करें तो आप देखें 57 इंटू 12 कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 684, है ना, प्लस 110 प्लस 96, तो इन दोनों को अगर आप जोड़ दें तो ये आप देख सकते हैं कितना होगा 794, और 794 में इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 890, तो आपका ये मोलर मास फाइनली 890 होगा। इसके जगह पे 890 अगर आप रखते हो तो 445 को 890 से 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो नीचे में 4 आएगा, यानी मास आप देख सकते हो क्या आएगा 18 इंटू 110 बाई 4, यानी आप देख सकते हैं 55 इंटू 9, ये हमारा कुछ आ गया 495 ग्राम आंसर। तो अगर कैलकुलेशन करना चाहें तो ऐसा नहीं है, कैलकुलेशन बहुत टिपिकल है, बट मेरा ट्राई ये रहता है कि आपको कैलकुलेशन भी बताना, साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन आपको प्रोसेस बता दिया जाए तो आप खुद भी ट्राई करो कि कैसे कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा 495 ग्राम आया, यानी आंसर जो होगा वो हमारा बी हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन को हमेशा ट्राई करना है हमें फास्ट बनाने के लिए, और उसके लिए आपको ऐसा नहीं कि एक एक टर्म को कटाते चले, आप कोशिश करो जो टर्म दिया गया उसको लेकर चले और लास्ट में हम कटा रहे हैं, है ना, ताकि यहाँ पे देखो 445 और 890 इस तरह से वैल्यू दिया गया था कि ये डिवाइड इजिली हो जाएगा, है ना, तो इस तरह से वैल्यू दिए जाते हैं। ऐसा नहीं करना कि हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई करने बैठ जाए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने बैठ जाए, या 445 को 2 से डिवाइड करने लगे, ऐसा करेंगे तो आपका कैलकुलेशन लेंदी होगा और एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनेंगे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा अगला क्वेश्चन दिया गया है द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट्स बाय मास इन द बॉडी ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन एडल्ट्स आर दिस। अब देखो सब दिया गया है यार, यहाँ पे कह रहा है एक ह्यूमन हेल्दी एडल्ट बॉडी में ऑक्सीजन का परसेंटेज जो होता है मास का परसेंट वो 61.4% होता है, कार्बन का परसेंट जो होता है मास का वो 22.9% होता है, हाइड्रोजन का परसेंट जो है वो 10% होता है, और नाइट्रोजन का जो परसेंट है वो 2.6% होता है। कह रहा the mass which a 75 kg person would gain if all hydrogen atoms are replaced by H2 atoms। अब यहां ध्यान दो, सबसे पहले हमें पर्सन का मास दिया गया है, मास ऑफ पर्सन कितना दिया गया है, मास ऑफ पर्सन दिया गया है 75 kg। दूसरी बात,
क्या आपका कार्बन में कोई चेंज आ रहा? नहीं आ रहा, यानी कार्बन में चेंज नहीं आ रहा, मतलब कार्बन के कारण पर्सन जो है वो कोई भी मास का गेन नहीं करेगा। दूसरी बात, क्या आपका ऑक्सीजन में कोई चेंज आ रहा? नहीं आ रहा, ऑक्सीजन में चेंज नहीं आ रहा, मतलब ऑक्सीजन के कारण ह्यूमन जो बॉडी है उसके मास में कोई चेंज नहीं आएगा। तीसरा, क्या नाइट्रोजन के मास में कोई चेंज, नाइट्रोजन में कुछ चेंज आ रहा? नहीं आ रहा, तो नाइट्रोजन के कारण भी मास में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज जो आ रहा वो सिर्फ हाइड्रोजन में आ रहा। पहले हाइड्रोजन जो है वो H1 फॉर्म में था, जो कि बाद में H2 फॉर्म में चला जा रहा। तो पहले हम निकाल लेते हैं मास ऑफ H1, यानी हाइड्रोजन 1 का जो मास है वो कितना है, तो 75 केजी का 10% है। 10% का मतलब क्या हुआ, 7.5 केजी। अब यहां ध्यान दो, इफ all H1 are replaced by H2, देन क्या होगा? सबसे पहले H1 में हाइड्रोजन का मास 1 है और H2 में हाइड्रोजन का मास 2 है, मतलब H1 अगर H2 से रिप्लेस होगा तो हाइड्रोजन का मास डबल हो जाएगा। हाइड्रोजन जो ऐसा एटम हाइड्रोजन का जिसका एटॉमिक मास 1 है, वो अगर रिप्लेस कर जा रहा वैसे हाइड्रोजन एटम से जिसका एटॉमिक मास 2 है, इसका सिंपल मतलब है कि आपका हाइड्रोजन 1 से 2 में कन्वर्ट हो रहा, मतलब हाइड्रोजन का मास डबल हो जा रहा। तो अगर मास ऑफ H1 7.5 केजी है, तो आप देख सकते हैं मास ऑफ H2 जो होगा वो होगा हमारा 7.5 केजी इंटू 2, यानी ये आएगा 15 केजी। तो ध्यान दो, 7.5 केजी मास 15 केजी मास से रिप्लेस कर गया, यानी पहले जो हाइड्रोजन का मास था 7.5 केजी, अब हाइड्रोजन का मास हो गया 15 केजी। तो बताओ मास गेन कितना हुआ? मास गेन, मास जो हम बात कर रहे हैं मास गेन, वो कितना होगा? 15 केजी माइनस 7.5 केजी, यानी आंसर जो होगा वो होगा हमारा 7.5 केजी, यानी ए आंसर होगा। सी नहीं होगा। सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि ध्यान दो, पहले से तो ऑलरेडी हाइड्रोजन का मास 7.5 केजी था, अब ये हाइड्रोजन 7.5 केजी वाला ना रहकर अब आ गया, वो हाइड्रोजन कन्वर्ट हो गया 15 केजी में। तो पहले 7.5 केजी था, अब 15 केजी हो गया, मतलब मास में चेंज कितने का आया? 7.5 केजी का, और यही मास वो गेन कर लिया, यानी हमारा जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? बी। क्लियर है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको इस तरह से कंफ्यूज आप नहीं होंगे, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन जो 1 है 7.5 केजी, वो आपका 15 केजी में चेंज हो गया, मतलब 15 केजी मास का गेन हुआ नहीं। 7.5 केजी वाला हाइड्रोजन वो 15 केजी वाले हाइड्रोजन से रिप्लेस हो गया, तो 7.5 केजी अगर 15 केजी से रिप्लेस होगा तो मास गेन जो होगा वो 7.5 केजी का होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक दिया गया है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कहा जा रहा कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। आगे कह रहा द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग 8% सल्फर। तो बहुत आसान क्वेश्चन, ये आपका परसेंटेज बाय मास का क्वेश्चन है। परसेंटेज बाय मास के बारे में हम आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दें। परसेंटेज बाय मास ऑफ एनी एलिमेंट इन ए कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज बाय मास किसी कंपाउंड में क्या होता है? तो वो होता है आपका नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिक मास इनटू 100 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये होता है हमारा परसेंटेज बाय मास। अगर किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का परसेंटेज बाय मास दिया गया है तो आप उसको परसेंटेज बाय मास को उसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। परसेंटेज बाय मास जो होता है वो होता है नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल
इंटू एटॉमिक मास इंटू 100 बाई मॉलिक्यूलर मास। अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन सल्फर से दिया गया है, लेकिन परसेंटेज जो मास दिया गया है वो हमें सल्फर का दिया गया है। तो परसेंटेज बाई मास ऑफ सल्फर जो है वो 8 है। नंबर ऑफ एटम्स, यानी अगर परसेंटेज बाई मास हम सल्फर का ले रहे हैं तो नंबर ऑफ एटम्स भी हमें सल्फर का निकालना है। तो सल्फर कि एक मॉलिक्यूल में कितना सल्फर है ये हमें नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल में n सल्फर है। तो n सल्फर एक मॉलिक्यूल में है। सल्फर का एटॉमिक मास आपको पता है 32 होता है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास किसका, उस कंपाउंड का। तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास भी हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि एक कंपाउंड में कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना सल्फर है, ये अगर आपको नहीं पता तो आप मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल सकते हैं, है ना। तो यहां पे देखिए m का वैल्यू जो है वो आया 400 m। अब यहां पे ध्यान दीजिए, आप इसको देख सकते हैं m और n का कैसा रिलेशन है। m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, और n है क्या, n है नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, क्योंकि हम परसेंटेज बाई मास सल्फर का ले रहे हैं। तो नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, ये n है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम ये कह सकते हैं फॉर m मिनिमम, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, यानी मॉलिक्यूलर मास मिनिमम कितना है ये हमें निकालना है। तो आप कह सकते हो फॉर m मिनिमम n शुड बी मिनिमम, क्योंकि m और n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो m मिनिमम तभी होगा जब n का वैल्यू भी हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा। तो m मिनिमम के लिए n भी मिनिमम होना चाहिए। अब ये बताओ, अगर कोई कंपाउंड सल्फर से बना हुआ है, तो अगर कोई कंपाउंड सल्फर से बना हुआ है तो उस कंपाउंड में सल्फर का मिनिमम एटम कितना होगा, 1 होगा। यानी वो कंपाउंड में सल्फर का मिनिमम एटम 1 होगा। तो हम कह सकते हैं n मिनिमम जो होगा वो 1 होगा। n मिनिमम 1 है तो m मिनिमम का वैल्यू n 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 400, यानी मिनिमम मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो 400 होगा, यानी जो हमारा आंसर होगा वो सी हो जाएगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन में बस ये ध्यान रखना है, इसमें ध्यान दीजिए हमारे पास 2 अननोन था। हमें एटॉमिक मास पता था सल्फर का, और सल्फर का परसेंटेज बाई मास पता था। 2 अननोन डाटा था। हमें एक मॉलिक्यूल में कितने सल्फर एटम्स हैं ये नहीं पता, और हमें मॉलिक्यूलर मास भी नहीं पता। तो क्या एक इक्वेशन से 2 अननोन को सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन में 2 अननोन में से एक अननोन को वो इनडायरेक्ट बता दिया कि एक अननोन क्या होगा। क्या बोलकर? ये बोलकर कि हमें क्या निकालना है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। और मिनिमम मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमारा तभी निकलेगा क्योंकि m 400n है। n का वैल्यू बढ़ाओगे m भी बढ़ता जाएगा, यानी m का मिनिमम वैल्यू कब आएगा, जब n का मिनिमम वैल्यू लेंगे। और ये लॉजिकल सी बात है कि अगर कोई कंपाउंड सल्फर से बना है तो उस कंपाउंड में सल्फर का मिनिमम 1 एटम होगा, यानी n मिनिमम 1 होगा। तो n मिनिमम को यहां पुट करेंगे तो आपका m मिनिमम निकल जाएगा जो कि आएगा 400। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें जिसको कहीं भी डाउट हो, आपको जैसा पहले भी बता चुके हैं, आप YouTube, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप कहीं पे भी पूछ सकते हो, है ना। तो आपको कहीं भी अगर अभी समझ में आ रहा, अच्छी बात है। जो लोग को अभी समझ में नहीं आ रहा, या कह लें कि बाद में आपको कोई डाउट फील हो रहा, तो आप इसी चीज को बाद में भी पूछ सकते हैं हमसे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है द रेशियो। ये बड़ा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार जेई में पूछे भी गए हैं मेन में, लेकिन बड़ा इजी क्वेश्चन होता है। कह रहा द रेशियो ऑफ mass of oxygen and nitrogen in a particular gaseous mixture is 1:4। कह रहा the ratio of number of their molecules। सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए, हमें पता है मास बाई मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स होता है,
और नंबर ऑफ मोल्स जो है वो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर कांस्टेंट होता है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो वही होगा जो मोल का रेशियो होगा, क्योंकि एवोगैड्रोस नंबर कांस्टेंट है। ये अब अगर रेशियो निकालेंगे तो एवोगैड्रोस नंबर कैंसिल हो जाएगा। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो हमें पूछ रहा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो वही होगा जो मोल का रेशियो होगा, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स। अगर हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल होगा तो मोल भी डबल होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हमसे पूछा जा रहा मॉलिक्यूल का रेशियो, मतलब आप मोल का रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें दिया गया है मास ऑफ O2 बाई मास ऑफ N2। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मास रेशियो हमें दिया गया है, हमें निकालना है मोल रेशियो। तो ध्यान दीजिए मोल रेशियो क्या होगा, इसका ऑक्सीजन का मास अगर हम 1 ले लें तो मास बाई मोलर मास हो गया मोल, और N2 का जो होगा मास बाई मोलर मास, N2 का मोलर मास 28। तो आप देख सकते हैं ये कितना आएगा 1/32 इंटू 28/4, यानी ये हमारा आ रहा 7:32। ये हमारा मोल रेशियो होगा, और जो मोल रेशियो होगा यही हमारा क्या होगा, मॉलिक्यूल रेशियो भी होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल रेशियो निकालने के लिए मोल में आप एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो ऊपर में एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे में भी करोगे, तो एवोगैड्रोस नंबर कैंसिल हो जाएगा। यानी आपको हमेशा ध्यान रखना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो वही होगा जो हमारा मोल रेशियो होगा। तो क्वेश्चन में मॉलिक्यूल का रेशियो पूछ रहा था, मोल रेशियो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मास रेशियो दिया गया है तो मास रेशियो से हम मोल रेशियो उसके मोलर मास से डिवाइड करके निकाल लेंगे, जो कि आंसर आएगा हमारा क्या, सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसी चीज को आप लंबा बनाना चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। मास रेशियो में दिया गया है कितना, मास रेशियो में दिया गया है 1/4। तो ये रेशियो जो है इसको मान लेंगे लेट की ये x है ना। तो यहां से ध्यान दो, अगर हम इस तरह से कर सकते हैं, या फिर हम मान सकते हैं यहाँ पे x मान सकते हैं, या दूसरा तरीका है कि मान लेंगे मास ऑफ O2 x है, तो मास ऑफ N2 जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, मास ऑफ N2 होगा 4x। फिर इससे मोल निकालो, ऑक्सीजन के मास से, नाइट्रोजन के मास से नाइट्रोजन का मोल निकालो। तो ये आपका लंबा मेथड होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट हम पॉइंट्स हमें पता है कि मॉलिक्यूल और मोल हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मास दिया गया था यार 1/4, तो मोल अगर पूछा जाए तो डायरेक्ट हम निकाल सकते थे 1/32/4/28, ये डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है ना। तो एग्जाम में आपको इस तरह से सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने इतना लाइन लिखा, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे करना है। अगर ये मास रेशियो है तो डायरेक्ट हम इसको लगा करके मोल रेशियो निकाल सकते हैं। नहीं, आप सेकेंड मेथड आप यूज नहीं करें, क्योंकि ये मेथड आपको जानबूझ करके आपको ऐसा क्वेश्चन दिया ही जाता है कई बार एग्जाम में, जहां पे आपको ध्यान रखना है कि वो आपका चाहता है एग्जामिनर कि आपका टाइम किल हो। यानी सेम क्वेश्चन को आप 2 मिनट्स में बनाओगे और कोई बंदा सेम क्वेश्चन को 30 सेकेंड में बनाएगा, यानी आपका 4 टाइम्स जो है टाइम लैप्स होगा। तो आपको इसलिए हमेशा सबसे पहले हमें ये कोशिश करना है कि हर क्वेश्चन हमसे बने। दूसरा हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हर क्वेश्चन हम ट्राई करें कम से कम समय में बने, यानी लेंथी मेथड को यूज ना करके हम एकदम सिंपल मेथड यूज करें। यानी अगर हम चाहते तो डायरेक्ट ऐसा लिख सकते थे, अगर हम मेरे को सॉल्व करना होता एग्जाम में तो मैं डायरेक्ट ऐसे करता, मास 1 दिया है ना ऑक्सीजन का, तो 1/32 इसका मोल हो जाएगा। नाइट्रोजन का मास में रेशियो 4 है तो 28 हो जाएगा। यानी डायरेक्ट आप देख सकते हो 1/32 इंटू 28/4 डायरेक्ट आ जाएगा हमारा 7:32। इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को बनाकर अपने टाइम को बचाना है। इसलिए जब भी मौका मिलेगा हम आपको ट्रिकी मेथड, कॉन्सेप्चुअल मेथड, हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। बट आप हमेशा ट्राई करो कि कैसे आपको एग्जाम में टाइम को सेव करना है, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन बन जाना ये पहला स्टेप होता है।
है ना। एक स्टूडेंट के लिए पहला स्टेप होता है कॉन्सेप्ट को समझना, फिर उस दूसरा स्टेप होता है कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना, यानी आपसे क्वेश्चन बनने लगे। फिर अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम निकालने के लिए टाइम मैनेजमेंट, यानी हम एग्जाम में हर जगह हर पॉइंट पे टाइम को कैसे सेव करेंगे, यही आपको रिजल्ट के तरफ एक अच्छे एग्जाम को क्वालिफाई करने की तरफ ले जाता है, जब आप टाइम को मैनेज करना स्टार्ट कर देते हो। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फिर हमें क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में भी हम आपको एक नॉर्मली बताएंगे, फिर दिखाएंगे टाइम कैसे बचाना है। टाइम का मतलब सिंपल, अगर मैं एग्जाम में बैठा होता तो कैसे सॉल्व करता। जैसे मान लो अगर मैं एग्जाम में बैठा होता तो सिंपल कैसे सॉल्व करता, वो मैं पहले दिखाता हूं आपको। कह रहा द अमाउंट ऑफ शुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस एक्वा सॉल्यूशन। अब ध्यान दो, मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया गया, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं। मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया गया है, इसका मतलब सोलूट का मोल दिया गया है, और सोलूट कौन है, शुगर। शुगर का मोल दिया गया है, तो आप क्या शुगर का मास नहीं निकाल सकते हो। तो सिंपल हम डायरेक्ट कहते हैं मास ऑफ C12H22O11 क्या होगा, तो सिंपल होगा वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी, ये होगा मोल, और मोल इनटू मोलर मास। शुगर का मोलर मास कितना होता है 342, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, मास। और मास आप देख सकते हैं ये हमारा आ रहा 68.4 ग्राम, आंसर सी। अगर मैं होता तो ऐसे सॉल्व करता यार। तो इसके लिए आपको क्लैरिटी होना चाहिए, कैसे, तो आपको पता है जब हम मोलैरिटी निकालते थे यार, तो यहां ध्यान दो, मोलैरिटी क्या होता था, मोल्स ऑफ सोलूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और साथ में आपको यह भी पता है सोलूट का मोल क्या होता है, मास ऑफ सोलूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोलूट, है ना। ये मोल हो गया, और नीचे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसी चीज को हम डायरेक्ट सॉल्व करना बता रहे हैं। जैसे यहां देखो, अब मास सोलूट का पूछा जाए तो मास ऑफ सोलूट क्या होगा, मोलैरिटी, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू मोलर मास ऑफ सोलूट, जो मैंने किया डायरेक्ट। क्योंकि हमें पता है, मैं डायरेक्ट ऐसे करता हूं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम सिंपल मोल बता रहा, और मोल इनटू मोलर मास हमें मास दे रहा। हमें शुगर का मोलैरिटी वॉल्यूम दिया गया है, यानी हमें शुगर का मोल दिया गया है, और शुगर के मोल को शुगर के मोलर मास से मल्टीप्लाई करके हम मास निकाल सकते हैं, तो है ना। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा और आंसर आ जाएगा सी। और ये आता कहां से है, ये हमने बताया यहां से आता है। मोलैरिटी का आपको फॉर्मूला पता है, सिंपल मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो इस यही फॉर्मूला को एक्सपेंड करेंगे तो आप देखेंगे जो मैंने लगाया वही आ गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अदरवाइज आप चाहें तो आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं। आप धीरे धीरे कैसे करोगे, मान लोगे अमाउंट शुगर का, एक लोग ऐसे भी सॉल्व करते हैं, ये बड़ा अजीब है। ये सीखने के टाइम तो बहुत अच्छा है, लेकिन एग्जाम आते आते आपका तरीका बहुत फास्ट हो जाना चाहिए, है ना। ऐसा होता है कि लोग मान लेते हैं शुगर का मास W ग्राम है ना, तो W ग्राम है तो मोल कितना होगा, W/342, है ना। मोल आपको दिया गया, मोल निकल गया, तो मोल बाई वॉल्यूम जो होगा वो मोलैरिटी होगा, और यहाँ ये रखेंगे तो फिर W आएगा। फिर आप देखोगे वही काम आपने किया, 2 × 0.1 × 342। तो सॉल्व कैसे भी करें पहुंचेगे आप वहीं, लेकिन आप जितना आप डायरेक्ट मेथड लगाओगे आपका क्वेश्चन उतना इजीली बन जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मेनी मोल्स, है ना, ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन्स 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब यहां ध्यान दो, एक बार बार अगर मैं, चलो हम सिंपल, हम फिर आपको एक बेस्ट मेथड, आपको एक जेन्युइन मेथड बताएंगे, बट जो लोग पहले से पढ़े हुए हैं उनके लिए मैं ट्रिकी मेथड, यानी
मैं होता तो कैसे बनाता, डायरेक्ट बता रहा हूं। अब याद देखो, दिया गया हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट दिया गया है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, है ना, दैट इज इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम डिवाइडेड बाई 8। तो यहां से देखिए मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा 8, सॉरी हमें क्या निकालना है, हमें मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट निकालना है, तो डायरेक्ट निकल गया ऑक्सीजन का मोल 0.25 बाई 8, तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट, है ना, 03125, यानी ये आ गया 3.125 इंटू 10⁻², यानी आंसर आपका आ गया बी। अगर मैं होता तो डायरेक्ट ऐसा बनाता। अब ये क्यों मैंने ये लिख दिया उसको समझते हैं, ये हम बार बार, इसके लिए हमने बार बार हम ये बताते चले जाते हैं, जो बच्चे पढ़े हुए हैं मुझसे उन्हें पता होगा। अब जैसे ध्यान दो, मैग्नीशियम फॉस्फेट अगर हमें दिया गया है तो आप इसमें देख सकते हो ये अकेला ये फॉर्मूला हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा, ये फॉर्मूला हमें इंफॉर्मेशन दे रहा कि एक मैग्नीशियम फॉस्फेट अगर हम लेते हैं मॉलिक्यूल, तो इसके अंदर 3 मैग्नीशियम है, इसके अंदर 2 फास्फोरस एटम है और इसके अंदर 8 ऑक्सीजन एटम है, यानी एक मॉलिक्यूल में 3 मैग्नीशियम 2 फास्फोरस 8 ऑक्सीजन है। तो डायरेक्ट हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं, मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट जो होगा दैट इज इक्वल टू होगा मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम्स बाई 3 दैट इज इक्वल टू मोल ऑफ फास्फोरस एटम बाई 2 दैट इज इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम बाई 8। ये हम किसी भी कंपाउंड के लिए लिख सकते हैं यार, कोई भी कंपाउंड, अगर मान लो हमें एक कंपाउंड दिया गया है सिंपल, यहां देखो CXHY, तो हम ये लिख सकते हैं मोल ऑफ CXHY इक्वल टू मोल ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाई एक्स दैट इज इक्वल टू मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई वाई। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो एक मॉलिक्यूल में एक्स कार्बन है, तो कार्बन के मोल को एक्स से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। एक मॉलिक्यूल में वाई हाइड्रोजन है, तो वाई हाइड्रोजन है, वाई को वाई से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और हमने मॉलिक्यूल भी कितना लिया था 1, तो 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। तो इसी हम फॉर्मूला जो हमारे हमें दिया गया है उसके बेसिस पे ये हम रिलेशन निकाल सकते हैं, और उस रिलेशन के बेसिस पे डायरेक्ट ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी मोल दिया हुआ था, हमने यहां देखा 8 ऑक्सीजन है, 8 से डिवाइड किया, डायरेक्ट हमें मैग्नीशियम फॉस्फेट का मोल निकल आया। क्लियर है। अब अगर मान लो एक नॉर्मल मेथड क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो हम देखते हैं। तो नॉर्मल मेथड हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको अगर हम देखें तो वो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां ध्यान दीजिए, हम इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करें या जैसे करना चाहे कर सकते हैं, या हम लिख सकते हैं वन मॉलिक्यूल कितना कंटेन कर रहा, 1 मॉलिक्यूल 8 ऑक्सीजन एटम को कंटेन कर रहा, यानी 8 ऑक्सीजन एटम है, तो मॉलिक्यूल उस एक मॉलिक्यूल है ना। तो इस तरह से हम ले सकते हैं कि 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम होगा, तो मॉलिक्यूल कितना होगा 1/8 इंटू 0.25। यहां से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने का आप कोई भी तरीका यूज करें आंसर तो सेम आना है ना। इंपॉर्टेंट यही है कि आप किस मेथड से यूज करते हैं जिससे आपका दोनों चीज आसान हो, कैलकुलेशन भी आसान हो और टाइम भी हमारा सेव हो, ये हमारा पर्पस होना चाहिए। क्वेश्चन तो बने ही बने, साथ में कैसे हम सॉल्व करें कि हमारा कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो, और कैसे सॉल्व करें कि हमारा टाइम ज्यादा से ज्यादा बचे। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं यार। नेक्स्ट देखिए दिया गया है नंबर ऑफ एटम्स इन 558.5 ग्राम Fe। अब इसमें कह रहा नंबर ऑफ एटम्स इन 558.5 ग्राम Fe, इसमें अब ये किसके बराबर है ये चेक करना है आप। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो आयरन का एटम निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ Fe एटम्स कितना होगा, तो आपको पता है मास मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू क्या होगा एवोगैड्रोस नंबर, यानी ये आ गया 10 Na। अब हम चेक करते जाते हैं,
है ना। अब हम चेक करते जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या आता है। यहाँ पे देखिए आपको ट्वाइस दैट इन 60 ग्राम कार्बन, 60 ग्राम कार्बन दिया गया है, मतलब 5 मोल कार्बन है ना। 5 60 ग्राम अगर कार्बन हमें दिया गया है तो 5 मोल कार्बन है, और कह रहा है ट्वाइस दैट इन 60 ग्राम कार्बन, ये हमारा क्या है 10 मोल है, और 60 ग्राम कार्बन में 5 मोल होगा, तो ये ऑप्शन सही है। कह रहा ट्वाइस दैट इन 60 ग्राम कार्बन, 60 ग्राम कार्बन में 5 मोल है, तो आयरन एटम देख सकते हैं 5 मोल का 10 गुना है, 10 मोल है, यानी ए आंसर करेक्ट होगा। बी ऑप्शन आप देख सकते हैं गलत है, ये 10 के पावर 24 हो जाएगा हमारा। सी ऑप्शन को अगर चेक करें, सी ऑप्शन कह रहा 8 ग्राम हीलियम है, 8 ग्राम हीलियम का मतलब 2 मोल हीलियम, 2 मोल का आधा 1 मोल होगा, लेकिन आयरन एटम कितना है 10 मोल, तो ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट डी ऑप्शन भी हमारा गलत है, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ एटम्स 10 इंटू एवोगैड्रोस नंबर है, ये दे रहा 558.5 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, तो आंसर जो होगा वो हमारा ए हो जाएगा। क्लियर है, इसमें सिंपल हमें चेक करना था, जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया उसके बेसिस में हमने चेक कर लिया, क्योंकि मास दिया गया है तो हम नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोल होगा, और मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर हमें नंबर ऑफ एटम्स देगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, 25 ml of the given HCl solution require 30 ml of 0.1 molar sodium carbonate solution। कह रहा what is the volume of this HCl solution required to titrate 30 ml of 0.2 molar aqueous NaOH solution। यहां ध्यान दीजिए, कह रहा सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट आपको रिएक्शन पता होगा, सोडियम कार्बोनेट जो है वो 2 मोल HCl से रिएक्ट करता है ना, तो ये हमारा बनाएगा 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो यहां आप देख सकते हैं इसका कि HCl का जो मोल है वो सोडियम कार्बोनेट का डबल होगा, तो यहां ध्यान दीजिए सोडियम कार्बोनेट का यानी हम कह सकते हैं मिली मोल, आपको समझाने के लिए किया जा रहा, हम डायरेक्ट भी बताएंगे आपको, मिली मोल ऑफ जो HCl है वो हमारा क्या होगा 2 इंटू मिली मोल ऑफ Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का 1 मोल है तो HCl डबल है, यानी HCl सोडियम कार्बोनेट का डबल होगा। अब देखो HCl का मिली मोल क्या होगा, तो मिली मोल होगा वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी, मोलैरिटी HCl का नहीं पता, m मान लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट का देखो मिली मोल क्या होगा 30, वॉल्यूम है, मोलैरिटी 0.1 है, तो यहां से देख सकते हैं मोलैरिटी ऑफ HCl जो है वो हमारा कितना आ गया 6 डिवाइडेड बाई 25, ये हमारा आ गया आंसर। अब यहाँ पे देखो, अब अगला कह रहा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट NaOH। HCl और NaOH दोनों का n फैक्टर सेम होगा, यानी हम कह सकते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl जो होगा इक्वल होगा किसके, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH के। अब ध्यान दो HCl का वॉल्यूम नहीं दिया गया है तो हम भी मान लेते हैं, मोलैरिटी कितना 6/25, n फैक्टर 1। NaOH का मिली इक्विवेलेंट की बात करें वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, n फैक्टर 1 है, ये 6 है, 6 कैंसिल होगा, आप देख सकते हैं वॉल्यूम कितना आ गया 25 ml, यानी आंसर जो होगा वो हमारा डी आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को मतलब सिंपल 2 स्टेप में कैसे बना सकते हैं, तो आपको पता है ये एसिड बेस टाइट्रेशन है, और एसिड बेस टाइट्रेशन में हमें एक ही बात हमेशा ध्यान में रखना है, क्या कि अगर एसिड और बेस रिएक्ट कर रहा तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस होगा। तो अगर ये बातें हमें ध्यान में है तो हमें दो जो स्टेटमेंट दिया गया उससे 2 इक्वेशन बनेगा यार। पहला HCl है, HCl का वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, ये हो गया मिली इक्विवेलेंट एसिड का। बेस इस केस में कौन है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो उसका वॉल्यूम 30, मोलैरिटी 0.1, सोडियम कार्बोनेट का n फैक्टर 2, ये पहला इक्वेशन।
दूसरा इक्वेशन हमें यहां से आएगा, यहां देखो HCl का वॉल्यूम V है, मोलैरिटी M है, N फैक्टर 1 है। नेक्स्ट NaOH की बात करें तो NaOH का वॉल्यूम 30 है, मोलैरिटी 0.2 है, N फैक्टर 1 है। ये दूसरा इक्वेशन। 1 और 2 देखो, इसका राइट हैंड साइड बराबर है तो M लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, M कैंसिल होगा, V आ जाएगा डायरेक्ट 25 ml। ये दूसरा तरीका हो सकता है और यही सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है। जब भी कोई रिएक्शन हमें दिया गया है और जब भी कोई रिएक्शन दिया जा रहा और अगर उसमें टाइट्रेशन हो रहा, हम डायरेक्ट लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगा सकते हैं। अगर एसिड बेस से रिएक्ट कर रहा तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं एसिड का मिली इक्विवेलेंट बेस के मिली इक्विवेलेंट के बराबर होगा। दूसरे केस में भी एसिड का मिली इक्विवेलेंट बेस के मिली इक्विवेलेंट के बराबर होगा। अगर रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट कर रहा तो हम लिख सकते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें डाउट होगा पूछ लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 50 ml ऑफ, है ना, हमें दिया गया है 50 ml ऑफ 0.5 मोलर ऑक्जेलिक एसिड इज नीडेड टू न्यूट्रलाइज 25 ml of sodium hydroxide solution. The amount of NaOH in 50 ml of the given sodium hydroxide। देखो फिर एसिड और बेस का मिली इक्विवेलेंट इक्वल करना है, तो चलो ऑक्जेलिक एसिड का N फैक्टर 2 होता है, तो ऑक्जेलिक एसिड का मिली इक्विवेलेंट क्या होगा, वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी इनटू N फैक्टर। ऑक्जेलिक एसिड का N फैक्टर जो है वो हमारा होगा कितना, हमारा ऑक्जेलिक एसिड का N फैक्टर हम देख सकते हैं हमारा 2 होगा। नेक्स्ट अगर हम प्रोडक्ट साइड में देखें तो यहाँ पे ध्यान दीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम 25 है, मोलैरिटी हमें नहीं पता, M मान लेते हैं, N फैक्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 होगा। तो आप यहां से देख सकते हैं मोलैरिटी जो है वो हमारा 2 आ रहा। ये मोलैरिटी किसका है, ये NaOH का मोलैरिटी है। अब एक बार जब NaOH का मोलैरिटी आ गया तो पूछा जा रहा अमाउंट ऑफ NaOH। तो ध्यान दो हमें पता है मास ऑफ NaOH क्या होगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम जो है ये होता है मोल, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम मोल, और मोल इनटू मोलर मास। NaOH का मोलर मास कितना होगा 40। तो आप ये देख सकते हैं यहां से 50 को 1000 से डिवाइड करेंगे 20, ये हमारा आ जाएगा आंसर कितना, देख लो यहां पे हमने सिंपल किया वॉल्यूम मोलैरिटी इनटू N फैक्टर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम 25, मोलैरिटी नहीं पता था, N फैक्टर 1। तो आपने देखा यहां से मोलैरिटी जो है वो सिंपल 2 आ गया। अब हमें पूछ रहा कि 50 ml में NaOH का मास कितना होगा, तो मास ऑफ NaOH क्या होगा, देखो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को हमने लीटर में चेंज कर लिया, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम मोल हो गया, मोल इनटू मोलर मास मास होगा। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हमें दिया गया है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट कैरा इज यूज्ड टू फोर्टिफाई फूड्स विथ आयरन। कैरा द अमाउंट इन ग्राम ऑफ द सॉल्ट रिक्वायर्ड टू अचीव 10 ppm ऑफ आयरन इन 100 kg ऑफ वेट इज। अब यहाँ पे ध्यान देखो, आपको पता है पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट बाय टोटल मास इनटू 10 टू द पावर 6। पार्ट्स पर मिलियन आयरन का 10 दिया गया है। क्लियर है? यहां ध्यान दो मास ऑफ आयरन हमें
पार्ट्स पर मिलियन हमें दिया गया है, मास ऑफ आयरन हमें नहीं पता। यहाँ पे ध्यान दो, टोटल मास जो है वो 100 केजी है। 100 केजी को हम ग्राम में चेंज कर लें, इंटू 10⁻⁶। तो यहां देख सकते हैं मास ऑफ आयरन जो है वो हमारा 1 ग्राम आ गया। अब यहां पे ध्यान दो, अब कह रहा द अमाउंट ऑफ द सॉल्ट रिक्वायर्ड टू अचीव 10 ppm ऑफ आयरन इन 100 kg ऑफ वेट। अब 100 kg ऑफ वेट जो है, यहां पे ध्यान दो, इससे हमें आयरन का मास आ गया। अब देखो कंपाउंड हमारा है क्या, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। अब हमें कह रहा द अमाउंट ऑफ सॉल्ट, तो सबसे पहले इसका अगर हम सिंपल इसका मोलर मास मान लो m है, तो हम कह सकते हैं 56 ग्राम आयरन जब होगा तो इसका मोलर मास इतना सॉल्ट होगा। 56 ग्राम कौन है, आयरन, तो सॉल्ट कितना है, मोलर मास इतना। तो 1 ग्राम आयरन होगा तो सॉल्ट का मास कितना होगा, m/56। तो m का ये इसका मोलर मास का वैल्यू निकालकर 56 से डिवाइड कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा। आप मोलर मास निकाल सकते हो ना, मोलर मास क्या होगा, इसको 56 लगभग मान लेते हैं, 56 प्लस 96 प्लस 126। तो ये देखिए 56 प्लस 96 प्लस 126 है ना, ये कुछ 278 आ रहा, यानी मास ऑफ जो सॉल्ट होगा वो होगा 278/56, यानी ये लगभग 5 के अराउंड आंसर आ रहा है ना। यानी सॉल्ट का जो मास होगा वो 5 ग्राम होगा। यहां ध्यान दो, द अमाउंट इन ग्राम ऑफ द सॉल्ट रिक्वायर्ड टू अचीव 10 ppm ऑफ आयरन इन 100 kg ऑफ वेट। तो यहां ध्यान दीजिए, मास हमें टोटल दिया गया था, 10 ppm दिया गया था, तो यहां से हमें आयरन का मास निकल गया। और आयरन का सोर्स कौन है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। तो हमने देखा इसके टोटल अगर हम 1 मोल लेते हैं तो सॉल्ट का मास m ग्राम होगा, और 1 मोल में 1 मोल आयरन होगा, और 1 मोल आयरन का जो मास होगा वो 56 ग्राम होगा। यानी 56 ग्राम आयरन के लिए हमें मोलर मास इतना सॉल्ट चाहिए, उसका मास। तो 1 ग्राम के लिए हमें कितना सॉल्ट चाहिए, m/56। तो 1 ग्राम सॉल्ट के लिए m/56 चाहिए, m का वैल्यू लिख देंगे, हमारा मास ऑफ सॉल्ट चला आएगा। आ रहा समझ में। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, the ammonia released on quantitative reaction of 0.6 gram urea with sodium hydroxide can be neutralized by। अब देखो कह रहा अमोनिया जब रिलीज होगा किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूरिया से रिएक्ट कराएंगे। तो ध्यान दो NH2CO NH2 अगर हमारा हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, हमारा सिंपल Na2 है ना, CO3 Na2CO3 प्लस 2NH3 है ना। तो हम देख सकते हैं एक यूरिया से 2 मोल अमोनिया रिलीज हो रहा है। तो यहां कह रहा द अमोनिया रिलीज्ड ऑन क्वांटिटेटिव रिएक्शन ऑफ 0.6 ग्राम यूरिया विद सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय। तो ध्यान दो, सबसे पहले तो हमें यूरिया का मोल निकाल लेते हैं। मोल ऑफ यूरिया क्या होगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्लियर है, तो ये आ जाएगा 0.01 मोल। हम देख सकते हैं यूरिया का डबल मोल अमोनिया का है, तो मोल ऑफ अमोनिया जो होगा वो हमारा 2 इंटू मोल ऑफ यूरिया होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं एक यूरिया से 2 अमोनिया रिलीज हो रहा, यानी अमोनिया का मोल यूरिया का डबल होगा। डबल होने का मतलब हमारा 0.02 मोल होगा अमोनिया का। अब ध्यान दो, अमोनिया का अगर 0.02 मोल है तो हमें पता है इसका मिली इक्विवेलेंट अगर हम बात करें,
मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया। मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया क्या होगा, मोल इंटू 1000 इंटू एन फैक्टर। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा 20 मिली इक्विवेलेंट आ रहा। अब आपको चेक करना है ऑप्शन में कि HCl कहां पे 20 मिली इक्विवेलेंट है, क्योंकि आपको पता है टाइट्रेशन एसिड बेस रिएक्शन का टाइट्रेशन कराएंगे तो जो बेस का मिली इक्विवेलेंट होगा वही एसिड का होगा। तो पहले केस में देखो मिली इक्विवेलेंट HCl का कितना है, मिली इक्विवेलेंट वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी ये है 20। दूसरे ऑप्शन में देखें HCl का मिली इक्विवेलेंट कितना है 200 इंटू 0.4 ये हो गया 80। तो आप देख सकते हैं यही करेक्ट हो जा रहा। सी में देखिए HCl का मिली इक्विवेलेंट 200 इंटू 0.2 यानी 40। डी ऑप्शन में अगर चेक करें तो HCl का मिली इक्विवेलेंट कितना है 100 इंटू 0.1 यानी 10। तो HCl का मिली इक्विवेलेंट 20, 80, 40, 10 दिया गया। तो अगर NH3 का मिली इक्विवेलेंट 20 है तो हमें HCl भी कितना चाहिए होगा 20 मिली इक्विवेलेंट, यानी जो हमारा आंसर होगा वो आंसर हमारा ए आ जाएगा। क्लियर है, इसमें कुछ नहीं, जब भी एसिड बेस्ड टाइट्रेशन दिया जाता है, जब भी रिएक्शन दिया जाता है तो आपको पता है उस रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो रहा, रिएक्ट कर रहा, जो प्रोडक्ट बन रहा, उन सभी का मिली इक्विवेलेंट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब ये देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 5 ग्राम ऑफ जिंक इज ट्रीटेड विथ एन एक्सेस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोराइड। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें दो अलग अलग रिएक्शन दिया गया है। एक में कह रहा जिंक को HCl से रिएक्ट करा रहे हैं, एक्सेस HCl से, तो हमें पता है ये क्या बनेगा ZnCl2 और हाइड्रोजन रिलीज होगा। नेक्स्ट हमें दिया गया है जिंक को NaOH से रिएक्ट कराया जा रहा एक्सेस, तो ये हमारा क्या बनेगा Na2ZnO2। क्लियर है, Na2ZnO2। यहां पे ध्यान दीजिए Zn जब हमारा है HCl से रिएक्ट कर रहा तो प्रोडक्ट बन रहा ZnCl2 प्लस H2। जिंक को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा रहे हैं तो प्रोडक्ट हमारा बन रहा Na2ZnO2। तो देखिए बचा क्या हमारा हाइड्रोजन। अब देखिए जिंक HCl से रिएक्ट करे या NaOH से, जिंक के रिएक्ट करने से जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा दोनों केस में वो हमारा मोल सेम है, 1:1 का रेशियो है। अगर मोल का रेशियो 1:1 का है तो वॉल्यूम रेशियो जो हाइड्रोजन दोनों रिएक्शन में रिएक्ट होगा उसका भी रेशियो कितना होगा 1:1। क्योंकि देखो यहाँ पे भी जिंक 5 ग्राम है, यहाँ पे भी जिंक 5 ग्राम है, यानी जो जिंक का मोल यहाँ पे होगा वही मोल जिंक का यहाँ पे भी होगा। क्योंकि मास सेम है, जिंक का मोलर मास भी सेम है, तो मास और मोलर मास दोनों सेम है, मतलब मोल भी सेम होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो मास और मोलर मास सेम है यानी मोल सेम है, तो सेम मोल जिंक से 1:1 का रेशियो है, यानी यहाँ पे जो जिंक का मोल होगा वही H2 का मोल होगा। इस कंडीशन में भी जो जिंक का मोल होगा वही H2 का मोल होगा। तो H2 का मोल अगर हमारा सेम आ रहा तो H2 का जो वॉल्यूम भी रिलीज होगा वो सेम होगा, मतलब रेशियो जो होगा हमारा 1:1 का होगा। मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो आप देख सकते हैं, वो आंसर हमारा क्या होगा 1:1 का 1:1 रेशियो होगा, मतलब आंसर हमारा सी होगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही, हम लोग अब आज की क्लास को खत्म करते हैं। मतलब आज हमारा मोल पार्ट 1 था, यानी हमने मोल पे कुछ क्वेश्चन देखे हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, है ना। और इसी तरह से ये सीरीज जो है जेई मेन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक का जो सीरीज है वो चलता चला जाएगा। आशा करता हूं आप सभी बच्चे जो इसको फॉलो कर रहे हैं वो उसको अच्छे से फॉलो करें और ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। कोशिश करें ताकि आप अपने दोस्तों फ्रेंड सर्कल सभी जगह इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस वीडियो को ये वीडियो हमारा पहुंच पाए, ताकि सभी से सभी जो दोस्त आपके हैं वो इस कोविड के सिचुएशन में इसका लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।